हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBO 6 की यूनिट 12 जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसका हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, तभी तुम उसके बारे में उसकी वेटेज निकालेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है कि जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी तरह से उसके अंदर कैपिटल को लगाते हैं, चाहे वो कैपिटल हमारी इक्विटी फॉर्म में हो, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में हो, डिबेंचर्स की फॉर्म में हो, लोन्स की फॉर्म में हो, या हमारी रिटेन्ड अर्निंग हो। तो वो जो भी कॉस्ट, मतलब जो भी हमारी कैपिटल होती है, ये नहीं होती कि वो जो कैपिटल हमने सोचते हैं कि हमने शेयर इशू कर दिया तो उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई शेयर इशू करते हैं तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ अर्निंग उस शेयर होल्डर को देनी पड़ती है। अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सब क्या होता है कि हमारी जो भी कैपिटल होती है बिजनेस के लिए, हम कैपिटल को कहीं ना कहीं से कह सकते हैं एडजस्ट करते हैं। कैपिटल इशू करके हमने अपनी कैपिटल कलेक्ट करी, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर हमने वहाँ से कैपिटल कलेक्ट करी, डिबेंचर्स को हमने सेल कर वहाँ से कैपिटल ली अपनी, या हमने लोन ले लिया अपनी कैपिटल के लिए, अपने आपको कह सकते हैं दूसरी सब्सिडीज को ओपन करने के लिए। तो इसके अंदर हमारी जो भी हम कैपिटल लेते हैं, उस कैपिटल को लेने के बाद उस कैपिटल ओनर को हमें जो भी उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है, वही कहलाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई शेयर इशू करा 100 रुपीज़ का, क्योंकि हमें कैपिटल की नीड थी। हो सकता है हम कोई नई सब्सिडी ओपन करने जा रहे हैं, नई कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ हमें 100 रुपीज़ की नीड थी। तो हमने शेयर इशू करे 100 रुपीज़ के, और उस शेयर के ऊपर हमने 1 साल के बाद हमारा जो इन्वेस्टर था, मतलब उस इन्वेस्टर को हमने 10 रुपये एज अ कह सकते हैं अर्निंग प्रॉफिट दिया। तो मतलब उसने, हमारा जो इन्वेस्टर था, उसने हमें कितने रुपये दिए थे, 100 रुपीज़ दिए थे उस शेयर को परचेज कर। लेकिन 1 साल बाद अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस शेयर होल्डर को 10 रुपये दे एज अ उसकी रिटर्न एज अ प्रॉफिट। तो ये 10 रुपये होते हैं, यही कहलाती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम बिजनेस की बात करते हैं, हम कितने तरह से कैपिटल को कलेक्ट करते हैं, कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो हो सकता है हमें 100 रुपीज़ की नीड हो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, फॉरेन सब्सिडी के लिए, अपनी किसी ब्रांच को ओपन करने के लिए। तो हम इनमें से, हमारे पास ये 5 तरीके होते हैं: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स और आपकी रिटेन अर्निंग, मतलब जो भी आपका प्रीवियस आपके पास प्रॉफिट बचा हुआ है। तो इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर उस कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इन हर कैपिटल के अंदर इन हर तरह की जो हमारे पास ये तरीके हैं, चाहे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, इन हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ लॉस है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब बात करते हैं हम इक्विटी के अंदर। तो इक्विटी के अंदर होता है कि हम शेयर होल्डर को तभी प्रॉफिट देंगे जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके एक फिक्स, हम कह देते हैं इनकम कर देते हैं, फिक्स उनको रिटर्न दे देते हैं कि हम आपको इतनी ही रिटर्न देंगे चाहे हमें प्रॉफिट कितना भी हो, मतलब प्रॉफिट हो, मतलब हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उनको रिटर्न देनी है। डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स के अंदर भी एक तरह का लोन का काम होता है कि हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्हें वो रिटर्न करना है, उस फिक्स अमाउंट को उसे पे करना है। वही काम आपका लोन करता है। लोन के ऊपर भी जब आपने लोन ले लिया किसी बैंक से, फाइनेंशियल फर्म से, तो आप प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन आपको अपना वो लोन देना ही, पे करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह इन इक्विटीज़ का, इन जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारे पास तरीके हैं कि किस किस पोर्शन में कहाँ से कितनी कैपिटल ली जाए कि वो हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर से हमारे पास 100 रुपये की हमें कैपिटल चाहिए अपनी सब्सिडी को ओपन करने के लिए। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हो सकता है हमने 40 रुपीज़ कहाँ से ले लिए, इक्विटी कैपिटल, मतलब 40 रुपीज़ के हमने क्या करें, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए गए। प्रीफरेंस शेयर की बात करें तो ये हमने इशू कर दिए 10 रुपीज़ के। डिबेंचर्स की बात करें, ये भी हमने 40 रुपीज़ के इशू कर दिए डिबेंचर्स। और जो हमारा टर्म लोन था, मतलब जो हमने किसी बैंक से लोन ले लिया, या कह सकते हैं जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे उनसे लोन ले लिया 10 रुपये का, तो हमारा जो हमारी नीड थी पूरी 100 रुपीज़ की, वो इन चारों को मिलाकर पूरी हो गई। मतलब हमने 100 रुपीज़ का लोन ले लिया, लेकिन अब इनके ऊपर हमें कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी इनके होल्डर्स को। हमने जो इक्विटी शेयर पे करे हैं, मतलब जो इशू करे हैं, हो सकता है इसके ऊपर जो हम उन्हें रिटर्न दें वो होगी 10%। जो हमारी एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं हम इक्विटी शेयर के अंदर कि हम इतनी एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको देंगे, तो यहाँ पर हम कितनी देंगे, 10% रिटर्न देंगे। मतलब 1 साल के बाद उन्हें हम 4 रुपीज़ देंगे एज अ रिटर्न प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि हम वहाँ पर उन्हें
सिर्फ 2% दें या 20% कह सकते हैं आप, सॉरी 20% दें, तो 20% कितना बन जाएगा आपका 2 रुपये बन जाएगा। मतलब 1 साल के बाद जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनको 2 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा एज अ प्रॉफिट। अब हमारे जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स को हम सोच सकते हैं कि ये भी हमने 20% पे परचेज करें, तो 20% इसका बनता है आपका 8 रुपीज़। मतलब 1 साल बाद हम इस डिबेंचर होल्डर को 8 रुपीज़ देंगे एज अ प्रॉफिट। और जब हम बात करते हैं लोन्स के बारे में, तो लोन्स की हम मान रहे हैं कि यहाँ हमने 40% में हमें ये लोन मिला है, तो 1 साल बाद हम इस लोन होल्डर को जिसने हमें लोन दिया है इसको हम 4 रुपीज़ देंगे एज अ इंटरेस्ट। तो इन्हीं सबको इंक्लूड कर कर, इन्हीं को ऐड कर कर हम एक तरह से वेटेज एवरेज निकालते हैं। लेकिन अगर अगर हम बात करें सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर की देख लेंगे कि हमने 40 रुपये का शेयर था हमारा और उसके ऊपर हम 10% पे कर रहे हैं, मतलब 4 रुपये पे कर रहे हैं। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी वो 4% आएगी या 4 रुपीज़ आएगी 40 के कंपैरिजन में। लेकिन अब हम बात करेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेज के अंदर हम इन सभी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास फाइनल कहते हैं सॉल्यूशन आता है, फाइनल वैल्यू आती है, उसी को कहते हैं हम वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ इक्विटी। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने जो हमारा जो इक्विटी है वो कितना परसेंट है हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन के अंदर। मतलब जैसे हम इसी ये फॉर्मूले की बात करते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमने कितना लिया है इक्विटी, हमने 40% लिया है, कितने में से 100 में से। मतलब हमें 100 की नीड थी और हमने कितना लिया है 40, तो मतलब हमारी कितनी इक्विटी की कितनी परसेंटेज है 40% हमारी इक्विटी की। तो 40% हमारी इक्विटी आ जाएगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय कितने, मतलब अब इसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो आ जाएगा आपका 10%। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरह आपका कह सकते हैं आपका प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, आपका डिबेंचर्स आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉरी आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लोन्स के बारे में, तो डेब्ट और लोन्स में होता क्या है कि जब भी हम डेब्ट और लोन की जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर से हम अपने टैक्स को माइनस करके ही उसमें प्रॉफिट को काउंट किया जाता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर आपकी जितनी भी कैपिटल होती है, अगर आप इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, आपके डिबेंचर्स हैं, इन सभी को तो आप डायरेक्टली उनकी जो रेशो है कैपिटल के अंदर और उनकी किस परसेंटेज में हमने उनको बोरो किया है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। लेकिन जब बात आती है डेब्ट की, लॉन्ग टर्म लोन्स की या किसी भी तरह के लोन्स की, तो लोन्स के अंदर आपका जो टैक्स होता है आप उसको माइनस कर कर उसको ऐड करते हैं। तो वही इसमें किया गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटी कितनी परसेंट थी हमारी टोटल कैपिटल में और किस अमाउंट पर हमें मिली वो इक्विटी। फिर इसमें दूसरा जो एग्जांपल लिया है, इसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ के फंड लिए हैं, एक इक्विटी फंड लिया हमने और दूसरा डेब्ट लिया है। तो डेब्ट के अंदर क्या मैंने अभी आपको बताया कि डेब्ट के अंदर हम इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, जो उनका जो टैक्स होता है इस लॉन्ग टर्म डेब्ट के ऊपर, लोन के ऊपर, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं WACC, मतलब वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें कि सिर्फ ये होता है WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सब्सिडीज को अपनी एस्टेब्लिश करने के लिए जिस सोर्स से जितना भी अमाउंट बोरो करते हैं उस अमाउंट के बदले हमें कितना देना पड़ेगा उनके शेयर होल्डर्स को, उनके ओनर्स को, तो वही अमाउंट आपका कहलाता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, अब जो हम फंड लेते हैं उसके हमारे पास कौन कौन से फंड होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स होता है पेरेंट कंपनी फंड, जो कंपनी का खुद का फंड होता है। दूसरा होता है अमाउंट टेकन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द सब्सिडीज, दूसरा होता है कि आपकी जो सब्सिडीज है उसके पास जो प्रॉफिट अर्निंग है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है अमाउंट टेकन इन द फॉरेन डेब्ट, मतलब हम किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो फॉरेन में है हमारी कंट्री को छोड़कर, उनसे डेब्ट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ P+R+D। मतलब P से हो गया आपकी खुद की अर्निंग, आपकी कंपनी का खुद का फंड, R से हो गया आपके पास जो सब्सिडीज हैं उनके अमाउंट, उनकी अर्निंग, उनकी रिटेन अर्निंग, उनका फंड, और D होता है कि आपने जो अमाउंट लिया है एज अ फॉरेन डेब्ट। तो 3 तरह के हमारे पास कहते हैं सोर्सेज होते हैं फंड को कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पेरेंट कंपनीज फंड, मतलब P के बारे में बात करेंगे। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पेरेंट कंपनी फंड इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल
मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उससे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब एक हम एस्टिमेट लेके चलते हैं कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर तो हमें वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम भी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एनी इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री must also provide the marginal rate of return as the parent company. If there is no change in the riskness of the firm, if there is a change in risk perceptions, the cost of capital KI is the calculated by the following formula. तो इसमें दी गई है कि अगर हमारी जो कंपनी है वो लॉस में है, मतलब हमें प्रॉफिट नहीं दे रही, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और अगर वहाँ पर रिस्क नहीं है तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मली इसके अंदर बात करी गई है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी खुद की कंपनी की, उसको आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले के ओ प्लस आई 1 माइनस एल, सॉरी यहाँ पर ये 1 है, आप इसको देख लेना, 1 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई के ई डैश माइनस के ई। अब के ओ को हमने किससे डिस्क्राइब करा है, के ओ को डिस्क्राइब करा है हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन चेंज कंडीशन ऑफ रिस्कनेस। मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की चेंज होती है जब हमारे वहाँ पर जो रिस्क होता है वो अपने आप में चेंज होता रहता है। अगर आप एक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन मिलेंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ कर इन्हें पुट करना होगा। वैसे आज तक कभी भी ये कह सकते हैं हम जो प्रैक्टिकल साइंस चैप्टर से नहीं आए हैं, इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या फिर पूछ लेते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपसे तो इसमें पूछेंगे तो सिर्फ ये पूछेंगे आपके कितने सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सोर्सेज आपको पता है, आपकी पेरेंट कंपनी है, आपकी सब्सिडीज है, या फिर आपके फॉरेन डेप्ट है। इस तरह इसका फॉर्मूले को देख सकते हैं। दूसरा होता है द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब जो भी हमारी जो सब्सिडीज हैं उनकी जो अर्निंग होती है, के एस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से इसको हम शो करते हैं। टैक्स रेट ऑन रिपार्टीशन, इसको हम टी से शो करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेप्ट, ये भी आपका नॉर्मल वही है कि हम किस तरह फॉरेन से किसी लोन को लेते हैं, फिर उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसी के बारे में बात करी गई है। इस चैप्टर में मैक्सिमम आपके फॉर्मूलेस दिए गए हैं, तो इसमें इतना कुछ समझाने की बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि फॉर्मूले को आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर्मूले ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई तरीका बता दूं कि इस फॉर्मूले को आप याद करो या इसको किस तरह पुट करो, कि फॉर्मूलेस की वैल्यू, फॉर्मूलेस का कॉन्सेप्ट आपको खुद ही रिवाइज करना होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर सोर्सेज याद रखने आपके फंड्स के। 3 तरह के सोर्सेज होते हैं हमारे पास। एक होता है पेरेंट कंपनी फंड, मतलब जो कंपनी के पास खुद की अर्निंग होती है उनका यूज़ करती है कंपनी। दूसरी होती है जो उसकी सब्सिडीज होती हैं उसके पास, उन सब्सिडीज की जो भी प्रॉफिट अर्निंग होती है या जो प्रीवियस अर्निंग होती है उनको यूज़ करती है। और तीसरा ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि अपनी जो भी फॉरेन डेप्ट है उसको ले लें। कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेप्ट कैपिटल, अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेप्ट कैपिटल की। जब हम फॉरेन से मतलब डेप्ट लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग होती है। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन कॉमन parlance इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, मतलब नॉर्मली वही होता है कि हम किस रेट के ऊपर उस डेप्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वही होती है हमारी एक तरह से। अगर हम सिर्फ एक डोमेस्टिक वे में बात करें, हमारी कंट्री में अगर हम बात करें डेप्ट की जो कॉस्ट होगी क्या होगी, तो वही होगी डेप्ट की कॉस्ट, कि हम उस डेप्ट को लेने के बाद हम कितना उस पर परसेंटेज पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। In case of foreign debt, tax and devaluation appreciation of local currencies also to be considered. बट जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर करेंसीज का एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और टैक्स को भी इंक्लूड किया जाता है इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। Thus the cost of foreign currency debt should be nominal rate of interest on foreign currency loan plus minus devaluation appreciation. To illustrate the point, assume Indian subsidiary of UN parent borrows $100 million at the rate 8% for a year. एक एग्जांपल हमारे सामने ये कि एक कोई भी कह सकते हैं इंडियन सब्सिडियरी है जो कि यूएस की पेरेंट कंपनी है, मतलब यूएस की कोई कंपनी है और इंडिया के अंदर उसने अपनी कह सकते हैं कोई सब्सिडीज ओपन करी है। उसने लोन लिया है, आप कह सकते हैं $100 मिलियन 8% के हिसाब से। एंड हमारी जो अगर वहाँ पर बात करें करेंसीज की, इंडियन रुपीज़ की, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में उनकी सब्सिडीज है, तो जो भी करेंसी होगी वो कन्वर्ट किस में होगी, रुपीज़ के अंदर होगी। और उस कंडीशन में अगर रुपीज़ की वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो जाती है 5%, तो इस कंडीशन में क्या होगा, द इफेक्ट कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन इंडियन सब्सिडी विल अप्रोक्सीमेटली 13%, क्योंकि लोन तो इसने 8% पे लिया था जो इंडियन सब्सिडी थी इसकी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू थी वो डिवैल्यूएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो उस कंडीशन में जब हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो उनका जो
कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो जितनी डेप्रिशिएट होगी उतनी ही ऐड कर दी जाती है उसकी इंटरेस्ट के अंदर। तो मतलब यहाँ पर 13% हो गई है उसका चार्ज, मतलब जो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% हो गई है, क्योंकि 8% तो वो था जो उसका इंटरेस्ट चार्ज था, नॉमिनल चार्ज था, और 5% इसलिए ऐड कर दिया गया क्योंकि अब जो हमारी करेंसीज की वैल्यू थी इंडियन रुपीज़ की वो डिवैल्यूएट हो गई है। और इसी तरह जब आपका होता है कि अगर आपकी करेंसी अब कह सकते हैं ओवर वैल्यूएट हो जाए, एंड इफ द रुपीज एप्रिशिएट बाय 30% द कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन विल 5%, सॉरी यहाँ पे 3% आएगा। तो इसमें कहा कि अगर हमारी करेंसीज की वैल्यू 3% बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी होगी लोन वो 5% हो जाएगी, क्योंकि इसमें अगर आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका लोन अमाउंट घटता है, और अगर आपकी करेंसीज की वैल्यू डाउन होती तो आपका लोन अमाउंट या कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेब्ट कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरह इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एग्जाम में या पेपर्स में। RF 1 माइनस डी मल्टीप्लाई 1 माइनस टी माइनस डी। RF का मतलब होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी का मतलब हो गया टैक्स रेट, और डी का मतलब हो गया डिवैल्यूएशन। ये तब यूज़ करते हैं जब हमारी करेंसीज की वैल्यू डिवैल्यूएट होती है, मतलब डेप्रिशिएट होती है। लेकिन अगर अभी वो करेंसीज की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाए तो उस कंडीशन में RF 1 प्लस ए 1 माइनस टी प्लस में ए, अगर हमारी एप्रिशिएट होती है तो वहाँ पर हम प्लस करते हैं उस चीज़ को, और अगर माइनस होती है तो उस चीज़ को हम माइनस करते हैं। तो ये होती है आपकी कॉस्ट ऑफ फॉरेन डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के बारे में बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होती है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न नेसेसरी टू इंड्यूस इन्वेस्टर्स टू बाय और होल्ड द शेयर्स ऑफ द फर्म। अब जब भी हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में या इक्विटी कैपिटल के बारे में, तो इक्विटी के अंदर ये नहीं होता कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट देगा ही देगा, मतलब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम ये भी कह सकते हैं, कई पर्सन ये भी कहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना सबसे हमारे सस्ता होता है या कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर अभी कोई भी कंपनी है और हम कह रहे हैं कि वो इक्विटी शेयर पे आपको प्रॉफिट नहीं देगी, तो अगर वो प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं देती है तो क्या उस कंडीशन में हमारे जो इन्वेस्टर हैं क्या वो लॉन्ग टाइम तक उस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर अपना सिर्फ इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं कि जब उन्हें वहाँ पर कहीं प्रॉफिट दिखाई देता है। तो कंपनी का ये भी होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर दे कि जिसके थ्रू जो शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट उस कंपनी में बना रहे, और वो अपनी अर्निंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट को उस कंपनी से ना निकालें। क्योंकि कंपनी कह सकते हैं चलती कैसे है, कंपनी तभी चलती है जब उसके अंदर कोई इन्वेस्टर्स होंगे, उसके अंदर अलग अलग जो प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स हैं, उनको परचेज करने वाले होंगे। जब उनके कह सकते हैं परचेजर ज़्यादा होंगे, उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर किसी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो डिवैल्यूएट हो जाती है, कंपनी की वैल्यू घट जाती है। तो एक तरह से वो कॉस्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है या रेट ऑफ रिटर्न होता है जो हमारी कंपनी हमारे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कि वो शेयर होल्डर्स उस कंपनी के अंदर जुड़े रहें या अपने कह सकते हैं दूसरे शेयर होल्डर्स को भी मोटिवेट करें कि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द बेसिक यील्ड इंटरनल rate of return which covers the time value of money in addition to the risk premium. In mathematical form it is RR RF प्लस RP। RR की बात करें तो इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न होएगा हमारा, कितना हम पे करें हमारे इन्वेस्टर्स को या कह सकते हैं शेयर होल्डर्स को। तो इसमें RF प्लस RP होता है। RF होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वो रिटर्न जो रिस्क फ्री होता है, मतलब जब हम बैंक की बात करते हैं तो 3% क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न है। मतलब हम अगर सिर्फ 3% ही प्रॉफिट चाहिए, 3% ही कह सकते हैं अर्निंग चाहिए, तो हम अपनी कैपिटल को बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बदले हमें हर साल 3% मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई ये नहीं है कि आपके ऊपर रिस्क है या आपका पैसा डूब जाएगा। तो वो होता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम। अब हो सकता है कि तो इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहता हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा पे करता है, उसने कितना इन्वेस्ट किया है, वो उसने उसका जो शेयर परचेज करा है, किस वैल्यू पर उस शेयर को परचेज करा है, वो उसी से कैलकुलेट होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। तो इन दोनों को इंक्लूड कर ही निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। द होल्डर ऑफ इक्विटी कैपिटल क्लेम दैट portion of profit which remains after payment of interest to the lenders and dividend to the preference shareholders. The equity shareholders face the risk of variable cash flow and expect a higher return than internal rate of return on the capital invested by them. The internal rate of return would equal to the discounted rate of all future income streaming accruing to
देन इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है कब है? सबसे पहले जो कंपनी को प्रॉफिट होती है, अपने जो भी उसके लेंडर्स होते हैं उनके पैसे पे करती है, फिर अपने डिविडेंड्स को कंपनी कहते हैं, डिविडेंड्स की पेमेंट करती है, उसके बाद उनके प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की जो फिक्स पेमेंट होती है उसको करती है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है कंपनी के पास उससे फिर वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देती है, उनको शेयर प्रोवाइड करती है। अब ऑल इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन प्रोजेक्ट्स। अब बात करेंगे कि हमारी जो इक्विटी कॉस्ट होती है फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए, अ नंबर ऑफ एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड टू अराइव एट द WACC फॉर अ फॉरेन प्रोजेक्ट्स। WACC का मतलब आपको पता होना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी जो हमारी, मतलब जब हम कई तरह की कॉस्ट ऑफ कई तरह की कैपिटल्स का यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी जो हमारी कैपिटल चाहिए उसको कह सकते हैं कंबाइन करने के लिए। These adjustments relate to determining the components of various types of capital in the target capital structure, assumption regarding the risk profiles of the firms and the project etc. तो जब भी हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम अपनी जो कैपिटल डिसीजंस होते हैं या हमारे जो उनका रेट ऑफ रिटर्न होगा या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसको कई तरह से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, एजम्पशंस करते हैं वहाँ पर कि किस तरह हमारी कितनी कैपिटल हम लगाएं या कितनी हमें वहाँ पर किस हिसाब से वहाँ पर रिस्क है और उस रिस्क के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा। Thus it is suitable to use an all equity cost of capital as the discounted rate. To calculate all equity rate we depend upon the capital assets pricing model. नॉर्मली हम इसमें क्या करते हैं, हम इक्विटी जो हमारी कैपिटल असेट्स होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। किसके लिए? हम हमारा जो इक्विटी रेट होता है उसको निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं हम किस तरह करते हैं कि कैपिटल असेट्स प्राइस मॉडल का यूज़। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में दे रखा है, K स्टार इक्वल टू RR प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF। तो इसके अंदर अगर हम K स्टार की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपकी एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट, मतलब आपके जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उनका डिस्काउंटेड रेट क्या है, मतलब किस रेट पर उनको इशू किया जाएगा या उनका जो भी होता है कि कितने रेट पर आपको मिलेंगी, क्या उनका आपको कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा उन इक्विटी शेयर्स को सेल करने के लिए या इशू के टाइम। बीटा की बात करें, ऑल इक्विटी बीटा एग्जांपल द बीटा एसोसिएटेड विद द अनलीवर्ड कैश फ्लो। ये आपका होता है कि कैश फ्लो से रिलेटेड होता है आपका बीटा वर्जन, मतलब सॉरी यहाँ पर जो बीटा एसोसिएटेड होता है इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज अ फॉरेन प्रोजेक्ट हैज़ अ बीटा ऑफ 1.15, द रिस्क फ्री रिटर्न is 12% and the required return of the market is estimated 22%. Thus the project cost of capital is, तो आपको इसमें आपके पास फॉर्मूला रहेगा, आपको फॉर्मूला आपका याद करना होगा। आपके क्वेश्चन में सब कुछ आपको गिवन दिया रहेगा कि आपकी क्या क्या है और आपको बस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो जैसे आपका RF था, RF क्या था आपका जो रेट ऑफ रिटर्न था, मतलब जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था। तो 0.12 मतलब 12%, 12% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को जो हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो उसके नीचे हम कह सकते हैं 100 का यूज़ करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास ये 12% है, तो जब हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, हम यहाँ पर 100 का यूज़ करते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। फिर जब हम इन दो ज़ीरो को रिमूव करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके आगे ये एक पॉइंट आ जाता है, तो ये होता है आपका, तो यहाँ से आपका 12 आ गया, पॉइंट 12 आ गया। इसके बाद आपका होता है कि आपका जो बीटा कितना होता है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन दिया होता है, तो वो आपका 1.15 है। फिर इसके बाद आपका होता है कि RM माइनस RR, मतलब आपका जो बीटा होता है, सॉरी आपका जो एस्टिमेटेड मार्केट का प्राइस होता है कि आप कितना सोच के चल रहे हैं कि मार्केट से कितना आपको प्रॉफिट होगा, उसमें से आप माइनस कर देते हैं जो कि आपका रिस्क फ्री रिटर्न होता है। तो मतलब आपकी एक एक्सपेक्टेड है और एक आपका रिस्क फ्री है, दोनों को माइनस कर देंगे, फिर जो वैल्यू आती है उनको आप प्लस और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है। आपने आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आपको ऊपर वैल्यूज़ सारी गिवन मिलेंगी, उन वैल्यूज़ को सीधा आपको पुट करना होता है उस क्वेश्चन को या उसकी जो कॉस्ट निकालने के लिए इक्विटी की। कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब बात करेंगे हम कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, किस तरह उसके अंदर वो काम करती है। द कंपोनेंट ऑफ रिस्क विच लीड्स टू वेरिएबल रिटर्न एंड विच कैन नॉट बी एलिमिनेट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो आपके जो भी रिस्क होते हैं
वही आपकी रिटर्न को कह सकते हैं चेंज करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रिस्क है तो आपकी वहाँ पर अर्निंग भी ज़्यादा होगी, अगर आपकी कंट्री में रिस्क कम है तो आपकी कह सकते हैं प्रॉफिट भी कम होगी। आपने सुना भी होगा कि शेयर मार्केट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिस्क, या सब्जेक्ट ऑफ कह सकते हैं रिस्क ही कहते हैं हम नॉर्मली, कि आप जितना रिस्क लोगे, शेयर मार्केट में कहा जाता है अक्सर ये कि आप जितना रिस्क लोगे आपको प्रॉफिट उतना ही होगा, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी नहीं होगा। क्योंकि ये सब एक अजम्पशन के ऊपर चलती हैं चीज़ें कि हो सकता है आपने रिस्क लिया और आपके लिए वो प्रॉफिटेबल साबित हो जाए तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्क लेते हैं और उसके अंदर हम कई बार लॉस में भी चले जाते हैं। तो ये सब एक अजम्पशन होती है आपकी रिस्क के ऊपर, और आपका जो रिस्क होगा वही इफेक्ट करेगा आपकी रेट ऑफ रिटर्न को। जहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं होगा वहाँ पर आपको सबसे कम रिटर्न मिलेगी। जैसा कि आपके बैंक होते हैं, बैंक की बात करें वहाँ पर हमें सबसे कम रेट ऑफ रिटर्न मिलती है 3% की, क्योंकि वहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क है ही नहीं। लेकिन अभी हम बात करें शेयर मार्केट की, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सेकंड्स आपके शेयर की वैल्यू, आपके शेयर्स की डिमांड डिक्रीज इंक्रीज होती रहती है। However, the risk that the multinational corporation face in foreign project is an unsystematic risk. This can be eliminated through diversification at the level of the individual investor. The unsystematic risk may be high, but they need not affect the discount rate which is to be used in foreign project. अब आपके दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या उनकी जो भी किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें उसके थ्रू। लेकिन हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको हम बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे आपके पॉलिटिकल रिस्क हो गया, इसके अंदर हम किसी दूसरी कंट्री की पॉलिटिकल, या कह सकते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारा सब कुछ सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर आ जाएगा। On the other hand, the systematic risk affecting the company resulting the general economic conditions is related to the nature of economy of the host country, which is the foreign project of the multinational company is undertaken. यहाँ पर where आएगा, where the project foreign project of the multinational company is undertaking। तो वही मैंने आपसे भी बात करी कि सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं कि जिनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता और वो हमारी कंपनी की अर्निंग को, प्रॉफिट को प्रॉपर वे में इफेक्ट करते हैं। जैसे कंपनी का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट आ गया, या फिर बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई उस कंट्री की, जहाँ पर कि हमारी कंट्री जो हमारी सब्सिडीज है वो अपना वर्क कर रही है, अपना ऑपरेशन कर रही है। इफ़ द economy of the host country moves in different direction than the economy of the home country of the multinational company, the return from the foreign projects are less highly correlated with the returns of the project in the home country। अब हो सकता है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं होस्ट कंट्री हैं, होस्ट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग कंडीशन में जा रही हो, वहाँ की इकोनॉमी अलग कंडीशन में जा रही हो, अलग डायरेक्शन में हो, और हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका जो मोटिव हो, उनका कह सकते हैं जो क्राइटेरिया हो वो अलग डायरेक्शन में हो। तो अगर वो उस कंट्री की जो कह सकते हैं उसका वहाँ के नेचर से, वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के पॉलिटिकल जो भी एरियाज होते हैं उनसे अगर अपोजिट में हमारी कंपनी, हमारी जो प्रोजेक्ट्स है, हमारी सब्सिडी है, अगर उनसे अपोजिट है तो उस कंडीशन में वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी जितना कि हमारी वो कंपनी, वो सब्सिडी हमारी खुद की कंट्री में अर्निंग करेगी, क्योंकि हमारी कंट्री हमारे उसी प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, हमारा इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हमारी कंट्री, वो हमारा जो होस्ट कंट्री है, मतलब जहाँ पर हम हमारी सब्सिडी ओपन है, वो डिफरेंट हो हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। In this case of systematic risk of a foreign project could be lower than the unsystematic sorry the in this case the systematic risk of a foreign project could be lower than the systematic risk of its domestic counterpart। क्योंकि आपका जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है फॉरेन प्रोजेक्ट का वो थोड़ा लोअर होता है आपके सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इट्स डोमेस्टिक काउंटरपार्ट। द डोमेस्टिक share price index such as BSE Sensex or Nifty comparable to share the New York Stock Exchange index fan measure the general market pricing affecting the country। तो हमारे पास जो इंडिया के अंदर हमारे पास BSE है, निफ्टी है, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट्स के अंदर तो उनकी जो मेजरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपका BSE की बात करें तो अगर इसमें कोई चेंज होगी तो वो सिर्फ हमारी कंट्री को इफेक्ट करेगा, और अगर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो वो अपनी कंट्री को इफेक्ट करेगा। तो इसमें यही है कि आपके जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो अपनी कंट्री को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंपैरिजन टू किसी दूसरी कंट्री के। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपके रिवीजन के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एवरेज
ये कह सकते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अलग अलग पार्टीशन से अपनी कैपिटल को बोरो करते हैं और उसके बदले हमें जो भी अर्निंग देनी पड़ती है, जो भी उन्हें अर्निंग प्रॉफिट या शेयर का जो पार्ट 1 साल बाद देना पड़ता है एज अ प्रॉफिट, एज अ कह सकते हैं डिविडेंड, या एज अ जो भी हम उनको प्रॉफिट देते हैं, वही कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब हम कई तरह के पार्ट से कई तरह के कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस कैपिटल को बोरो करने के लिए, और उन सब की जो एवरेज निकलती है उसको कहते हैं एवरेज वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हमारे पास थे कितने सोर्स हमारे पास फंड को कलेक्ट करने के, 3 तरह के सोर्स होते हैं। एक कंपनी का खुद का फंड, दूसरा होता है सब्सिडीज की अर्निंग, और तीसरा होता है फॉरेन डेब्ट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।